नमस्कार। बिहार फिर से चर्चा के केंद्र में। वैसे भी चर्चा का दौर बिहार में चलता रहता है। इस बार चर्चा का मूल कारण जाति आधारित जनगणना से, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत लंबे समय काल से सत्तारूढ़ दल यानी नीतीश जी और आरजेडी लालू यादव की पार्टी मिलकर के एक दबाव बनाए हुए थी कि जातिगत जनगणना की जाए, क्योंकि उनके अनुसार यह सहायक है जो पिछड़े वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, वहां तक संसाधनों को पहुंचाया जाए। तो मैं इस पर चर्चा तो नहीं करूंगा कि क्या सही है कि गलत है, लेकिन इतना जरूर है कि एक भारी भरकम, जब मांग तो बहुत दिनों से हो रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अंतगतवा बिहार सरकार ने सोचा क्यों नहीं हम ही खुद आगे बढ़कर यह कार्य संपन्न करें, और इसके लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपए की भारी भरकम एक बजट तैयार किया कि जातिगत जनगणना की जाए, और लगा दिया पूरे के पूरे शिक्षक महकमे को, शिक्षक लोगों को इसके पीछे। अभिभावकों ने बहुत आपत्ति दर्ज की। कोरोना काल में ऐसे ही उनका मानना था कि कोरोना काल में ऐसे ही बच्चों की शिक्षा बहुत बाधित हुई, और ये सब चीजें जब परीक्षा का समय है उनके बालकों के लिए अच्छा नहीं। लेकिन सरकार ने कुछ न सुनते हुए राज्य सरकार ने इसको चालू कर दिया। यह मामला पहुंचा पटना हाई कोर्ट यानी पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय ने बाकायदा कहा कि मंशा क्या है यह न कहा जाएगा, और न ही पटना हाई कोर्ट ने यह कहा कि यह अच्छी है या बुरी है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पटना हाई कोर्ट का निर्णय संवैधानिक निर्णय था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह जनगणना कराए। ऐसा क्यों? क्योंकि जनगणना राज्य सूची का विषय नहीं, जनगणना तो केंद्र सूची का विषय। मतलब समझिए, बहुत सारे चीजें होती है जिस पर कानून बनाया जा सकता है। बहुत सारे, रेलवे है, पुलिस है, इंडस्ट्री है ना, बिजली है, बीमा है, कृषि है, जेल है, स्वास्थ्य है, कई सारे विषय। जितनी भी चीजों को हम देखते हैं वो सभी अपने आप में एक विषय होता है, और वो सभी विषय 3 भाग में विभाजित संविधान में ही किए हुए। कुछ विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, यानी मोदी सरकार जो सेंट्रल में, समझाने के लिए। कुछ पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, केंद्र उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और कुछ पर दोनों बना सकता है। जिस पर दोनों बना सकते हैं कानून, उसे समवर्ती सूची कहा जाता है, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, चलिए इसको एक तरीके से, एक और तरीके से देखते हैं। देखिए, आप देखेंगे, एक मिनट, भारतीय संविधान के अनुसार, बड़ा ध्यान समझेंगे, मैंने आपसे कहा 3, वैसे 7वीं अनुसूची में, बेसिकली संविधान के 7वीं अनुसूची में जितने भी विषय हैं उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला है यूनियन लिस्ट, यानी संघ सूची के विषय, यानी जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और इसकी संख्या है 100। पहले 97 थी, अब 100। जैसे डिफेंस, रक्षा, नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स, बहुत सारी है। नेवल है, एटॉमिक एनर्जी, परमाणु एनर्जी है ना, डिफेंस इंडस्ट्रीज, फॉरेन अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय वगैरह, आप समझ सकते हैं। ट्रीटीज हैं, एग्रीमेंट है जो विदेशों से किए जाते हैं। वॉर एंड पीस है, यानी युद्ध और शांति है ना, ये सभी केंद्र सूची के विषय हैं। रेलवे हुआ,
है ना, नेशनल हाईवे हुआ, ऐसे 100 विषय हैं। मैं यहाँ पर 100 का 100 तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। बैंकिंग भी देखिए है, इंश्योरेंस भी है ना, बीमा, बैंकिंग, ये सभी केंद्र सूची के विषय हैं। और इसी में से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको यहां पर मिलेगा सेंसेक्स, माफ करेंगे, यहां पर आपको मिलेगा सेंसेक्स, देखिए, यानी जनगणना। और ये किसका विषय हो गया? ये संघ सूची का विषय। इसी पर पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि आप कानून नहीं बना सकते क्योंकि ये तो संघ सूची का विषय है। कानून का मतलब आप जातीय जनगणना नहीं कर सकते क्योंकि केंद्र सूची का विषय है। जिस विषय पर आप कानून नहीं बना सकते उसको आप इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकते, उसको आप रेगुलेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए पटना हाईकोर्ट ने इस डिसीजन को खारिज कर दिया। एक बात और भी ध्यान रखेंगे, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो यह है, केवल ऐसा नहीं है कि केवल राज्य केंद्र को ही सारे विषय दे दिए गए। बहुत विषय ऐसे हैं जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है और उसको चला भी सकती है। इसकी संख्या कही जाए तो राज्य सरकार के पास में, है ना, अभी कुल मिलाकर के 61 आइटम है। पहले 66 थे, अब 61 है ना। और बहुत सारी चीजें जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लोकल गवर्नेंस, जेल, है ना, ये सभी है ना, लीकर यानी शराब, ये सभी स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि राज्य सूची के विषय जिस पर राज्य कानून बना सकता है। जैसे एग्रीकल्चर भी है, लैंड भी है, भूमि, कृषि, ये सभी किसके विषय है? ये सभी राज्य सूची के विषय। वहीं आप देखेंगे एक तीसरा भी लिस्ट है, विषय का एक तीसरा भी खाना है, वो है कंकरेंट लिस्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में पहले तो 47 थे जब संविधान बना था, लेकिन अब 52 विषय, और इन विषयों पर दोनों कानून बना सकती। लेकिन यहां पर ध्यान क्या देना है कि यदि राज्य सरकार ने भी कानून बनाया है और केंद्र सरकार ने बनाया है, और यदि टकराहट हो जाए तो केवल केंद्र सरकार का चलेगा, राज्य सरकार का विधि समाप्त हो जाएगा, उसे नहीं माना जाएगा। और एक बात और भी है, वो भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जब हम विषय पढ़ रहे हैं, 7वीं अनुसूची पढ़ रहे हैं, पर कुछ बातें मैं कह रहा हूं तो ये बात भी ध्यान रखना है, जो चीज इसमें नहीं लिखा है, यानी जो न संघ सूची में हो, यूनियन लिस्ट में हो, न स्टेट लिस्ट में हो, और न ये समवर्ती वाले में हो। कुछ विषय आने वाले समय में बढ़ जाते हैं, साइंस बढ़ रहा है, तो ऐसे सारे विषयों को कहा जा सकता है अवशिष्ट विषय, रेसिडुअल सब्जेक्ट। इसे भी केंद्र सरकार को दे दिया गया कि संविधान निर्माताओं ने सोचा कि आने वाले समय में हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण टाइप के और भी कुछ नई चीजें आए, तो फिर क्या किया जाएगा। तो उन्होंने पहले ही लिख दिया है कि जो इसमें नहीं लिखा हुआ है उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। याद रखेंगे समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 है, काफी अच्छे अच्छे विषय हैं। फॉरेस्ट है ना, आप इसमें रख सकते हैं। हेल्थ, ये क्या, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाला एनिमल भी है, बर्ड भी है, शिक्षा भी है, ये सभी किसमें है? ये समवर्ती सूची में है, ठीक है, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। आगे यहां पर और भी एक ध्यान रखेंगे बात, वह यह है कि 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि यह संवैधानिक नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है। बिहार सरकार इसको अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में 18 तारीख को हेयरिंग हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप दोबारा से हाई कोर्ट जाएं। मुझे नहीं लगता है कि हाई कोर्ट ने कोई गलत कदम उठाया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वह दौर जिस दौर में आप देख ही रहे हैं, सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, यानी कि न्यायपालिका के बीच में बहुत सारे विवाद खड़े हो रहे हैं, यह अपने आप में एक मील का पत्थर है। जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में कुछ बातें कही और कहा कि यह पटना हाईकोर्ट जाइए, हम स्टे आपको नहीं देंगे। जातिगत जनगणना की बात इस बार कर्नाटक चुनाव में भी रही। राहुल गांधी ने भी कर्नाटक चुनाव में जातिगत जनगणना पर कहा बहुत सारी बातें। क्या कहा वो देखते हैं। पहले इसको, एक चीज को
समझे, वह यह है, समझना क्या है हमें, तो समझना यह है, हमें ध्यान दें, वह यह कि पहली बार भारत में वैसे जनगणना जो हुई थी वो अंग्रेजी शासन काल में हुई थी 1861 में। उस समय मेयो भारत के गवर्नर, और यहीं पर से जातिगत जनगणना भी शुरू हो गई थी। यानी जनगणना तो शुरू हुई ही, जातिगत जनगणना भी शुरू यहीं से। अब फिर हर 10 साल में जनगणना होने लगी। आज भी भारत में आजादी के बाद 10 साल में ही जनगणना होती है। यहां पर यह ध्यान देना है, 71 से जो जनगणना शुरू हुई वो जातिगत तो थी ही, 1931 तक यह चलते रहा। यानी आखिरी बार, लास्ट टाइम, कास्ट बेस्ड सेंसस यानी जाति आधारित जनगणना 1931 में अंतिम बार प्रकाशित हुई। उसके बाद से कभी जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। यहां पर यह बात भी ध्यान देना होगा कि 1941 यानी ब्रिटिश शासन का अभी अंत नहीं हुआ था, उन्होंने जातिगत जनगणना के डेटास को तो इकट्ठा किया लेकिन उसे पब्लिक नहीं किया, यानी उसे प्रकाशित नहीं किया, लेकिन डेटा को कलेक्ट किया गया था। फिर 1951 में यानी स्वतंत्र भारत में पहली बार जब 1951 में जनगणना हुई तो यहां से जातिगत जनगणना को छोड़ दिया गया। यानी हमारे राष्ट्रीय नेता लोग जो थे उन्होंने बहुत दबाव डाला अंग्रेजों के समय में कि यह सही नहीं, चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो या गांधी जी, ये उनके द्वारा दिया गया दबाव भी था कि 1931 के बाद अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना नहीं की, क्योंकि उनका मानना था ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के तहत में। अब ये आपको समझना है कि आजकल के नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित राष्ट्रीय नेताओं जिन्होंने दबाव डालकर अंग्रेजों को कहा बंद कीजिए। इसका निष्कर्ष यही निकलता कि जब स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना हुई, जब पंडित नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने साफ मना कर दिया जातिगत जनगणना नहीं होगी। लेकिन फिर से 1931 के बाद 2011 में फिर से जातिगत जनगणना हुई, 31 के बाद से 11। लेकिन यहां पर ध्यान यह देना है, यह अभी तक प्रकाशित नहीं हुई, यानी यह अभी तक पब्लिश्ड नहीं हुआ। जैसा कि मैंने अभी कहा, कर्नाटक चुनाव में भी राहुल गांधी ने इसे प्रकाशित करने की मांग की, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने इसे अभी तक प्रकाशित नहीं किया है। तो अब आप समझ गए मेन मुद्दा क्या था। मेन मुद्दा यही था कि जातिगत जनगणना राज्य सूची का विषय नहीं है, केंद्र सूची का विषय है। पटना हाईकोर्ट ने भी इसे यही कहा और रोका, और इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी डिसीजन को माना और कहा कि जातिगत जनगणना वैध नहीं है। एक बात यह भी ध्यान रखें, बहुत मामले में तो यह सही हो सकता है, लेकिन बड़े परिप्रेक्ष्य में जातिगत जनगणना सही नहीं भी, क्योंकि इससे जातिवाद भी बढ़ता है, क्षेत्रवाद भी बढ़ता है, सामाजिक वैमनस्यता भी बढ़ती है, और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद कमजोर पड़ता है, क्योंकि जातिवाद समाज की वह बुराई है जो राष्ट्रता को कमजोर करती। इसलिए मॉरली और नेशनली भी देखा जाए तो यह सही नहीं। हाँ, फिलहाल हम लोग कोर्ट के डिसीजन पर बात कर रहे थे तो हम लोग वहीं तक सीमित रहते हैं। नमस्कार।